वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे द ट्रैवल मैन टुडे। और आज की वीडियो दोबारा थाईलैंड पे बना रहा हूँ। रीज़न बीइंग यहाँ पे कुछ कमेंट्स भी आए। इनफैक्ट कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स ने ये पब्लिश कर दिया है कि इंडोनेशियन एम्बेसी जो है बैंकॉक में, उन्होंने एक कंसर्न रेज किया है कि कोई भी फॉरेन टूरिस्ट अगर थाईलैंड एंटर करता है तो उनके पास सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए एंड दैट इज अप टू 15,000 to 20,000 थाई बाट। वो क्लेम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये चीज़, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस वीडियो में। इस चीज़ ने एक्चुअली थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। उसके बाद जो है क्या हुआ कि कुछ मुझे कमेंट्स वगैरह भी आए, तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल मैनर में समझाने की कोशिश की चीज़ों को। देखिए, अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ, मुझे नहीं लगता कि उन रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस भी करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट जो मैंने भी अपना ट्रैवल किया था, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, और इनफैक्ट अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल की बात करते हैं, किसी भी कंट्री के केस में सेम ही होते हैं डॉक्यूमेंट्स, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जब मैंने अभी अपना जर्नी शुरू किया थाईलैंड का, तो उसके लिए मैंने उस वीडियो में बोला भी है, अगर आपने मेरी इंडिया टू थाईलैंड की वीडियो फॉलो की है, कि उसमें मैं अपने लिए होटल बुकिंग्स करके गया था। मेरे पास कंफर्म बुकिंग्स थी, आप रिजर्व भी कर सकते हैं। रिटर्न फ्लाइट थी मेरे पास। जो प्रूफ ऑफ फंड्स की बात आती है, तो इस बार क्योंकि वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम है, तो इसके अंदर क्या है कि वो लोग कहते हैं कि कैरी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स। अब वो जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं वो मैं कैसे भी कैरी कर सकता हूँ अगर सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स की बात करें। ज़रूरी नहीं कि मेरे पास सारा कुछ कैश में होना चाहिए। आई कैन पार्शली कैरी इन थाई बाट या डॉलर्स, या बाकी जो मेरे अकाउंट या क्रेडिट कार्ड में है उसको लेकर मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, देखा जाए तो। मैंने आपकी बार रिस्क लिया था कि मेरे पास सिर्फ पुराने किसी ट्रिप से 100 थाई बाट पड़े हुए थे जेब में, वो मैंने कैरी किए। प्लस मेरे पास यूएसडी बैकअप फंड्स है, तो मैंने करेंसी ली नहीं। इनफैक्ट जस्ट अपने अकाउंट से फॉरेक्स कार्ड में रिचार्ज करके मैंने ट्रैवल कर लिया। और मुझसे एयरपोर्ट पे सच में बोलूँ आपको तो कुछ नहीं पूछा था। लेकिन उस वीडियो में भी अगर आप देखेंगे और सुनेंगे, उसमें मैंने बहुत क्लियरली ये चीज़ बोली है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ आपकी उठा के देख ली तो आप वहाँ फंस सकते हैं, आपको वापस भेजा जा सकता है। तो आज की जो वीडियो है उसी टॉपिक पे है, क्योंकि ऐसा कुछ केसेस भी निकल के आए हैं। अब जैसे अब मैं इंडोनेशियन एम्बेसी की बात करूँ, तो यहाँ पे काफ़ी इंडोनेशियंस को डिपोर्ट किया है अंडर वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी। उनके लिए भी वीज़ा फ्री है, वो एशियन कंट्री है तो उनके लिए फ्री है, तो वो लोग भी एंटर कर सकते हैं थाईलैंड विदाउट वीज़ा। लेकिन काफ़ी डिपोर्टेशन के केसेस जो है वहाँ पे निकल के आए, इसलिए जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आई थिंक, या मैं आपको पढ़ के बताता हूँ एग्जैक्टली किसने बोली ये चीज़। काउंसलर ऑफ इंडोनेशियन एम्बेसी इन बैंकॉक, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ पहले उस आर्टिकल में, कि इन एन इंटरव्यू विद इंडोनेशियन नेटवर्क RRI, द मिनिस्टर काउंसलर ऑफ द इंडोनेशियन एम्बेसी इन बैंकॉक, देवी लेस्तारी, clarified that this regulation applies to all foreign tourists coming into Thailand regardless of their country of origin, with a minimum cash to have on hand being Thai baht 15,000 around, जो कि अगर आप रिंगिट्स में देखेंगे ये कुछ बनता है 2,000 रिंगिट्स के आसपास। According to the embassy, visitors must show their active passport with a minimum validity period of 6 months, proof of return ticket and proof of accommodation. Lastly, visitors are required to show proof of financial ability during their stay in Thailand by bringing in adequate cash into the country. देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, और ये जो ज़्यादा जो आपने आर्टिकल पढ़ा है ये इंडोनेशियंस के लिए है। वो ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट एक जनरलाइज वे में करके भेज दी है कि आपको पास सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए। वो तो हमें पता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, 3-4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पासपोर्ट चाहिए, उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है, और आपके पास रिटर्न या ऑनवर्ड जर्नी की आप टिकट दिखा सकते हैं जब आप थाईलैंड को छोड़ के जाएंगे। जो हम बोलते रहते हैं, होटल बुकिंग्स आपके पास रिजर्व भी हो सकती हैं, कंफर्म भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर होटल बुकिंग्स की या प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन की बात करूं तो वो रिजर्व भी कर सकते हैं, आप पेड भी लेके जा सकते हैं। पेड कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, पर अगर रिजर्व करते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। उस रीज़न भी बिकॉज वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कोई लंबे 30 दिन के लिए जा रहे हैं, 60 दिन के लिए जा रहा है, उसको क्या पता वो क्या करना चाहता है। तो हर जगह वो कैसे प्लान करके चले अपनी आइटनरी, कैसे हर जगह होटल बुक कर लें। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो है प्रूफ ऑफ फंड्स, एंड दैट इज़ वेरी एसेंशियल। और मैंने हर वीडियो में ये चीज़ कही है, क्लैरिफाई की है लोगों को। जो वीज़ा ऑन अराइवल के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आप एक चीज़ मान लीजिए, जिन लोगों को कन्फ्यूजन मैं बता रहा हूँ या जो पहली बार जा रहे हैं उनको बता रहा हूँ, जो वीज़ा ऑन अराइवल में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स के, वही डॉक्यूमेंट वीज़ा एग्जाम्पशन में भी एप्लीकेबल है।
कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर और अच्छे से ये डिफरेंटली मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँ, हालांकि मैं इस टॉपिक को ज़्यादा ऑनेस्टली स्पीकिंग डिस्कस नहीं करना चाहता, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है 15 से 20 हज़ार की, तो इसके ऊपर भी मैं आ रहा हूँ अभी। अब ठीक है, अब आप एक चार्ट देख लीजिए, मैंने बनाया था अभी बैठ के, टाइप ऑफ वीज़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा एग्जाम्पशन में डिफरेंस क्या है। अगर मैं थाईलैंड की बात करूँ, सिर्फ थाईलैंड की बात करूँ, फॉर्म टू बी फिल्ड इफ एनी, तो वीज़ा ऑन अराइवल में आपको फॉर्म आपको पता भरना पड़ता, लेकिन वीज़ा एग्जाम्पशन पॉलिसी में कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता किसी को, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा। रिटर्न ऑनवर्ड फ्लाइट्स, यस, दोनों के केस में एप्लीकेबल है, दिखाने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं ये। एकोमोडेशन प्रूफ, यस, दोनों के केस में। प्रूफ ऑफ फंड्स की अब बात है, अब वो ये कह रहे हैं स्टेटमेंट, वो बड़ी जनरल वे में कैजुअली उन्होंने कह दिया कि 15 से 20 हज़ार थाईबाट, मतलब कहने का ये है कि आप ज़्यादा फंड्स लेके जाएं। ठीक है, एक्चुअली थाईलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऐसा नहीं आया है, या कोई ऐसा आर्टिकल नहीं आया है जो ये कह रहा है कि 15 से 20 हज़ार थाईबाट आपको शो करने हैं। वो एक बहुत ही जनरल और कैजुअल वे में इन्होंने बात बोल दी कि 15 से 20 हज़ार, उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो इनकी अगर आप देखें क्राइटेरिया इनका, वो 10,000 थाईबाट पर पर्सन है और 20,000 थाईबाट पर फैमिली है। लेकिन हम क्या कहते हैं, डिफरेंस क्या है वीज़ा ऑन अराइवल में, हमने हमेशा लोगों को यही कहा है और हर एक वीडियो में कहा, कोई सी वीडियो उठा के देख लो मेरी, कि आप 10,000 थाईबाट से ऊपर लेके जाओ, बिकॉज आपको उस वीज़ा ऑन अराइवल में क्या होता है, फीस देनी पड़ती है। फीस दी, आपने 10,000 थाईबाट ली, वो फीस कैश में जाती है, आपके पास रह गया 8,000, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो खत्म हो गई वहां पे। लेकिन वीज़ा एग्जाम्पशन में आपको कोई फीस पे नहीं करनी, तो अगर आप 10,000 थाईबाट भी लेके जाओगे या थोड़ा हायर साइड पे लेके जाओगे तो चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि 15 से 20 हज़ार थाईबाट आपने कैरी करने हैं। ऑलराइट, अब इस सेगमेंट को मैं बीच में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वाइल एडिटिंग, तो एक केस आया सामने। एक इंडोनेशियन लेडी है मोहतरमा, उसे टिकटॉक की वीडियोस बनाने का बहुत शौक है, तो उसने व्यूज़ के लिए क्या किया, एक गलत वीडियो निकाल दी। वो थाईलैंड ट्रैवल करती है बैक एंड फोर्थ इंडोनेशिया और थाईलैंड के बीच में, क्योंकि वो कोई ऑनलाइन वेंडर है और कुछ काम करती है, बिजनेस के पर्पज़ के लिए वो ट्रैवल करती है। तो उसको रोका गया इस ग्राउंड पे कि शक हुआ इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को कि ये कोई काम करती है, और इसने कुछ फेक बुकिंग्स वगैरह दिखाई, होटल बुकिंग जैसे हम कहते रहते हैं कि आप कंफर्म लेके जाएं, रिजर्व करके जाएं प्रॉपरली। अब यहाँ पे होता ये है कि इसने एक टिकटॉक की वीडियो निकाल के मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट की और कहा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ थाईलैंड ट्रैवल कर रही थी हनीमून के लिए, और इमिग्रेशन के दौरान मेरे हस्बैंड को इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने रोक लिया क्योंकि उसके पास सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं थे। ये झूठी स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं थे। उसने रिक्वेस्ट की इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को कि क्या वो अपने कार्ड्स वगैरह यूज़ कर सकता है, तो उन्होंने डिनाई कर दिया और उसे डिपोर्ट कर दिया, और हम हनीमून मनाने के लिए जापान चले गए। तो ये एक स्टोरी थी। इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा बवाल उछल गया, और वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन थे इंडोनेशियन एम्बेसी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि एनी ट्रैवलर एंटरिंग थाईलैंड मस्ट कैरी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स एंड अप टू 15 to 20,000 थाईबाट, जो कि एक जनरल वे में कहा उन्होंने, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया। बाकी ये एक अच्छी आदत है कि अगर आप थाईबाट लेके जाते हैं, आप कुछ थाईबाट में ले जाएं, कुछ यूएसडी रखें अपने पास, और कुछ जो है कार्ड्स में अपने फंड्स रखें। अब सवाल ये है कि कैश कैरी करना ज़रूरी क्यों है। हम क्यों बोलते रहते हैं कि कैश या प्रूफ ऑफ फंड्स में आपको कैश लेके जाना चाहिए, थाईबाट लेके जाएं आप, या आप यूएसडी लेके जाएं। तो हम वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अब मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ये है कि अगर आप इंडिया में देखें, आप हर जगह फ़ोन से पेमेंट कर देते हैं, हर जगह क्यूआर कोड दिया, लेकिन थाईलैंड में हर जगह ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप 7-Eleven स्टोर्स में गए, वहाँ पे अगर आपका जो परचेज़ है मिनिमम 200 थाईबाट का है, ओनली देन यू कैन यूज़ कार्ड्स। वो नहीं तो कार्ड्स एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अगर 100-150 बाट है, 170 बाट है, 180 बाट है, तो वो कहते हैं कि आप कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, आप कैश पे पेमेंट कीजिए। तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे आपको कैश की ज़रूरत पड़ जाती है, तो पेटी कैश होना आपके पास ज़रूरी है। अभी मुझे किसी ने ये भी फीडबैक दिया है कि यूएसडी आपको कैरी करनी चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में, और कुछ पोर्शन में आपको थाईबाट लेके जाना चाहिए। और अगर आपको अच्छे रेट चाहिए, आपको कन्वर्ट करानी करेंसी, तो आप यूएस डॉलर्स यूज़ करें, और टीटी करके वहाँ पे काफ़ी लोग रिकमेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं कि टीटी करके जो है उनके रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। सुपर रिच भी है, और भी बहुत सारे जो है मनी एक्सचेंज शॉप्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो सफिशिएंट वीज़ा एग्जाम्पशन में बेसिकली ये है कि सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स, ठीक है। जहाँ पे सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स की बात आती है, तो 10,000 थाईबाट या 20,000 थाईबाट पर फैमिली वही एप्लीकेबल है, वही हम सोच सकते हैं। लेकिन ये जो 15,000 कोई कह रहा है कि स्पेसिफिकली आप ये मान के चलें 15,000 20,000, वो फिगर सही नहीं है।
वो सिर्फ एक जर्नलाइज वे में उन्होंने ये चीज़ स्टेटमेंट दी है, ठीक है। तो डोंट गो बाय दैट कि वो कोई नया सेट क्राइटेरिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या रिक्वायरमेंट्स नहीं आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ पता लगता है फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सब चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, ऐसी रहेंगी, कोई मुश्किल नहीं है। बस एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना कि जो पासपोर्ट की आपकी वैलिडिटी है वो मिनिमम 6 महीने की होनी चाहिए। जिन लोगों की कम है, इट्स अप टू द इमिग्रेशन वेदर दे अलाउ यू टू एंटर और नॉट, ठीक है। उसके बारे में कमेंट करना, प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे लोगों को अपना जो है पासपोर्ट जल्दी से जल्दी अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत है, लेकिन ये कमेंट्स कुछ आए थे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के बेसिस पे, मुझे लगा कि इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, तो मैंने वीडियो डाल दी। तो आप क्या करें, अब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ इसी तरीके से। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर थाईलैंड ट्रैवल अपडेट्स थ्रू माई चैनल ट्रैवल मैन।